फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मगन और आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट सेशन बायोलॉजी का लाइव 2। ये है आपका लाइव टेस्ट 2 है, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन होंगे। आपका लाइव 1 टेस्ट मैं करा चुका हूँ पहले, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन थे। ये आपका लाइव 2 है, इसमें भी अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका लाइव 3 आएगा, लाइव टेस्ट 3, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। तो आज देखते हैं, क्वेश्चन को कवर करते हैं। आपके आने वाली सभी एग्जामों के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे और एनटीपीसी और ग्रुप डी में लगभग आप सारे क्वेश्चन राइट कर सकते हैं बायोलॉजी के। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर। पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है? तो मेसोडर्म, यानी रुधिर की जो उत्पत्ति होती है भ्रूण के किस भाग से होती है? मेसोडर्म से। आगे देखते हैं, रुधिर को कितने भागों में बांटा गया है? रुधिर को 2 भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिर प्लाज्मा किस रंग का होता है? तो रुधिर प्लाज्मा होता है पीले पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पीले पारदर्शी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर प्लाज्मा के अंतर्गत कौन सी प्रोटीन आती है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन को अलग कर दे तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीबम। तो इसका राइट आंसर होगा सीबम। आगे देखते हैं, रुधिर में लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? यानी कि रुधिर में जो प्लाज्मा होता है वो कितना प्रतिशत होता है? 55%। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर में लगभग कितना प्रतिशत रुधिराणु होते हैं? 45% रुधिराणु होते हैं और रुधिराणु को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, जो कि मैं आगे समझाता हूँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिराणु के कितने भाग होते हैं? तो रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। और रुधिराणु क्या होता है? रुधिर में 45% होता है, तो रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर यानी लाल रुधिर में नहीं होता केंद्रक। तो ध्यान रखना, लाल रुधिराणु में केंद्रक नहीं होता, यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। हमारा शरीर 1 सेकंड में कितनी बार रुधिर पंप करता है? तो हमारा शरीर 1 सेकंड में कितनी बार लाल रुधिर कणिकाएं बनाता है? 2 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन। आगे देखते हैं, लाल रुधिराणु का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 120 डेज, 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। लाल रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रुधिराणु में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, लाल रुधिराणु पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट हो सके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पल्स को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो ध्यान का, इनका ये नाम भी पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है आरबीसी का, तो ल्यूकोसाइट कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। आगे देखते हैं, श्वेत रुधिराणु में पाया जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है केंद्रक। ध्यान का, केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में नहीं पाया जाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रुधिराणु लाल रुधिराणु से होते हैं बड़े। क्या होते हैं? बड़े होते हैं। श्वेत रुधिराणु लाल रुधिराणु से संख्या में होते हैं, संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। ध्यान का कि श्वेत रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? लाल रुधिराणु से संख्या में कम होते हैं। आगे देखते हैं, श्वेत रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। केवल 4 से 5 दिन में ये क्या होती है? खत्म हो जाती है पुरानी वाली, और नई वाली वापस आ जाती है, नई वाली। आगे देखते हैं, श्वेत रुधिराणु में क्या प्रदान करते हैं? संक्रामक शक्ति। श्वेत रुधिराणु हमें क्या होते हैं? शरीर को संक्रामक शक्तियों से लड़ने के लिए हमें मजबूत करते हैं। आगे देखते हैं, श्वेत रुधिराणु श्वेत क्यों होती है? हीमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये श्वेत होती है। ध्यान का, तो आपके लिए ये मोटिवेशनल क्यूट है। तो देखते हैं, काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल क्यूट है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। तो हे दोस्तों, यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक हीरे की तरह चमकोगे। वरना जो ऐसे हैं वो तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, बच्चे बहुत हैं। बाकी अगर आपको अच्छी तरह अगर अपना टारगेट अचीव करना है तो आपको अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ेगा, काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
श्वेत रक्ताणु WBC का निर्माण कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता। श्वेत रक्ताणु, इसका ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, आगे देखते हैं। रुधिर प्लेलेट्स पाई जाती है केवल स्तनियों के रुधिर में। कहाँ पाई जाती है? केवल स्तनियों के रुधिर में, जो स्तनधारी होते हैं उन्हीं जीवों में पाई जाती है। रुधिर प्लेलेट्स की मानव शरीर में संख्या कितनी होती है? यानी 2.5 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। यानी कि 2.5 से 5 लाख के बीच में हमारी रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं। कई बार अपन ने सुना होगा जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, 2.5 लाख से नीचे कम हो जाती है, तो उससे फिर क्या होता है? खतरा हो जाता है। तो करीब अपनी जो रुधिर प्लेटलेट्स 2 लाख से ऊपर तो होनी चाहिए। आगे देखते हैं। रुधिर प्लेट्स में भी नहीं होता केंद्रक। तो ध्यान रखा, केंद्रक रुधिर प्लेट्स में भी नहीं होता और RBC में भी नहीं होता। आगे देखते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स का आकार होता है गोल, अंडाकार और तस्त्रीनुमा होता है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? जो रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। ये क्या करती है? रुधिर प्लेटलेट्स हमारे रक्त को थोड़ा गाढ़ा करती है। इससे क्या होता है? थक्का जमने में सहायता मिलती है रुधिर को। आगे देखते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। यानी जब हम, जैसे कि हमारे चोट लग जाती है तो ये क्या होता है? थोड़ी देर में क्या करता है? रक्त का थक्का जमा देता है। तो रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है? रुधिर प्लेटलेट्स का योगदान होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है विटामिन K, फ्लोक्विनोन। ठीक है, यदि आप इन क्वेश्चनों को अगर डीपली से अगर समझना चाहते हो तो मैंने इनके बारे में, सभी के बारे में वीडियो अपलोडेड किया है, जैसे रक्त का परिसंचरण तंत्र, ठीक है, WBC, RBC, तो आप उनको देख सकते हो। ये आपको केवल रिकॉल के लिए, मतलब रिमेंबर के लिए, फटाफट आप याद कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, इसलिए मैं ये आपके 3 लाइव टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, यदि आप डीपली में समझना चाहते हो तो मेरी पहली वाली वीडियो को एक बार देख लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या होती है? जो प्रोटीन होती है जिसके कारण रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ऑप्शनल में आते हैं कई 3-4, तो इसमें कार्ल लैंडस्टीनर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने पता लगाया कि सभी मनुष्य का रुधिर एक समान नहीं होता? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में पता लगाया कि सभी मनुष्य का रुधिर एक जैसा नहीं होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति अपना रुधिर देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो हम दे रहे हैं किसी को रुधिर तो उसे कहेंगे ब्लड डोनेशन, यानी दान करना। जब किसी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रक्त रुधिर आदान, यानी उसको क्या किया जा रहा है? दिया जा रहा है, रुधिर दिया जा रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चढ़ाने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन और देने की क्रिया को बोलते हैं डोनेशन। तो ध्यान रखना, इनमें केवल बारीकी से थोड़ा सा अंतर है, तो आप कन्फ्यूज ना हो। उसे बोलेंगे ब्लड आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और उसे बोलते हैं जो देने की क्रिया होती है उसे बोलते हैं ब्लड डोनेशन। आगे देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है, अगर रुधिर वर्ग उससे अलग है तो रुधिर मतलब अलग है, मतलब रुधिर परस्पर चिपकने लगते हैं। तो अगर मान लो रुधिर वर्ग अगर समान नहीं है दोनों व्यक्ति के, लेने वाले और देने वाले के, तो उसमें क्या होता है? रुधिर वर्ग परस्पर चिपकने लगता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। तो इसे बोलते हैं अभिश्लेषण। यानी पहले क्या था, जब रुधिर वर्ग की खोज नहीं थी तो किसी व्यक्ति को किसी की व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाता था, जिससे क्या होते थे? व्यक्तियों की अधिकतर मृत्यु हो जाती थी। तो ये कारण था अभिश्लेषण का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक लैंडस्टीनर को रुधिर वर्ग की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1930 में। जब वैज्ञानिक ने रुधिर वर्ग की खोज की तो इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था सन 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे सन भी पूछ लेता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के लाल रुधिर की कोशिका कला में कितने प्रकार के एंटीजन प्रतिजन होते हैं? 2, एंटीजन ए और एंटीजन बी, यानी कि RBC में होते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। आगे देखते हैं। मानव के प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थ प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज कितने प्रकार होते हैं? तो एंटीबॉडीज 2 प्रकार के होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, एंटी स्मॉल ए, एंटी स्मॉल बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव का लाल रुधिर यानी RBC को किस आधार पर रुधिर वर्ग में बांटा गया? एंटीजन, यानी RBC जो है इसको रुधिर वर्ग में बांटा गया किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रुधिर को कितने रुधिर वर्ग में बांटा गया है? तो 4, वर्ग ए, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, AB और O। ठीक है, रुधिर वर्ग ए में एंटीजन होता है ए, बी में होता है बी, और AB में होता है ए और बी, और O में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर वर्ग O को सभी व्यक्तियों को दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रुधिर वर्ग को सार्वत्रिक आधाता या प्रापक अथवा सर्वग्राही कहते हैं? तो ए बी, यानी ए बी जो रुधिर वर्ग है इसे क्या कहते हैं? सर्वग्राही, यानी ये सभी का रुधिर क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? ए से होगा असेप्टर और बी से होगा ब्लड, जो सभी का रुधिर क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। तो इसको याद रखना कि सर्वग्राही किसे कहते हैं? ए बी को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है, तो एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट प्राप्त हो, ताकि सभी दोस्त एनटीपीसी और ग्रुप डी में बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन लगभग राइट कर सकें। तो देखते हैं आगे। रुधिर वर्ग ए बी सभी रुधिर वर्ग ग्रहण करता है, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं। रुधिर वर्ग ए वाला रुधिर किस किस व्यक्ति को दे सकते हैं? रुधिर वर्ग ए वाला रुधिर वर्ग ए को और रुधिर वर्ग ए बी को, क्योंकि ए बी तो सभी का एक्सेप्ट करता है तो ए का भी कर लेगा, और रुधिर वर्ग ए है तो इसलिए ए का करेगा, तो इन दोनों को दे सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर वर्ग बी वाला रुधिर किस किस व्यक्ति को दे सकते हैं? रुधिर वर्ग बी और रुधिर वर्ग ए बी को, दो को दे सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर वर्ग ओ वाला रुधिर किस किस व्यक्ति को दे सकते हैं? अब ओ वाला ये तो है डोनर, तो ये सभी को दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ए को दे सकते हैं, बी को और ओ को, तो सभी को। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रुधिर एंटीजन ही नहीं होता है, तो ये जिस रुधिर में जाएगा उसी का एंटीजन बना लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर वर्ग ए बी वाला रुधिर किस किस व्यक्ति को दे सकते हैं? ए बी, ठीक है, तो केवल ए और बी को ही दे सकते हैं, ध्यान रखना, ये केवल एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं, ए बी वाले को, और ले सबसे सकता है ये व्यक्ति, जिसमें रुधिर वर्ग ए बी है वो सबसे ले सकता है, लेकिन दे किसी को सकता है? ओनली फॉर ए बी वाले को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति कौन सा रुधिर ले सकता है? केवल ओ वाला रुधिर ही ले सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रुधिर संचरण किन के द्वारा होता है? तो रुधिर संचरण किन के द्वारा होता है? ठीक है, रक्त वाहिनियों। किसके द्वारा होता है? रक्त वाहिनियों के द्वारा। अब देखो रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की हैं, तो मैं बताऊंगा आपको। रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, धमनी और सिरा। यदि आप धमनी और सिरा को अगर डीपली से अगर समझना चाहते हो तो मैंने धमनी और सिरा यानी रक्त परिसंचरण से संबंधित एक वीडियो अपलोडेड किया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। एक हृदय के ऊपर वीडियो अपलोडेड किया है, उसको जाके देख सकते हो, तो आपको डीपली से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं आपको फटाफट क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप फटाफट क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकें। तो आगे देखते हैं, धमनी और सिराएँ होती है। शरीर से हृदय से शरीर के अन्य भागों तक, यानी हृदय से रुधिर को शरीर के अन्य भागों तक कौन सी रुधिर वाहिनी ली जाती है? धमनी। यानी हृदय में जो रुधिर होता है, शुद्ध होता है, उसको धमनी क्या करती है? शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए एक मोटिवेशनल क्योट है जो कि आपको अपने टारगेट के लिए अचीव करने के लिए प्रेरित करेगी। तो देखते हैं, हम हमारा भविष्य नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं हमारी आदतें। हमारी बदली गई आदतें हमारा भविष्य बदल सकती हैं। यानी कि यदि हमें हमारे भविष्य को अगर अच्छा बनाना है, आने वाले टाइम को अगर अच्छे से अगर वो करना है, तो हमें प्रेजेंट टाइम की जो हमारी आदतें हैं उनमें सुधार करना होगा। हमारी प्रेजेंट टाइम की जो आदतें हैं, जितनी भी आदतें हैं, जैसे लेट उठने की आदतें, उनको सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, हर टाइप की बुरी आदतें हैं उनमें धीरे धीरे सुधार करो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भविष्य है वो अच्छा हो जाएगा। ये मेरा चैनल का लोगो है, एग्जाम नेक्स्ट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के अन्य भागों से हृदय तक रुधिर कौन सी रुधिर वाहिनी ली जाती है? सिरा। यानी शरीर में अन्य भागों से, यानी शरीर में रुधिर कौन लेके आता है? हृदय से कौन लेके आता है? धमनी। अब शरीर के अन्य भागों से वापस हृदय में कौन लेके जाएगा अशुद्ध रुधिर को? सिरा। ठीक है, तो हृदय तक वापस कौन ले जाएगी? सिरा लेके जाएगी। आगे देखते हैं, हृदय से अशुद्ध रुधिर कहाँ ले जाया जाता है? अब हृदय से अशुद्ध रुधिर कहाँ ले जाया जाता है? फेफड़ों में ले जाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के अन्य भागों से सिरा द्वारा हृदय तक कौन सा रुधिर ले जाती है? तो शरीर के अन्य भागों से सिरा द्वारा हृदय तक कौन सा रुधिर ले जाती है? अशुद्ध रुधिर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर लेके जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय से धमनी शरीर के अन्य भागों तक कौन सा रुधिर ले जाती है? यानी कि हृदय से जो धमनी शरीर के अन्य भागों तक जो रुधिर लेके जाती है वो शुद्ध व ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। आगे देखते हैं, हृदय से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में किस के द्वारा ले जाते हैं? यानी हृदय से जो अशुद्ध रुधिर है, यानी कि हृदय में जब अशुद्ध रुधिर वापस शरीर के विभिन्न भागों से वापस आता है तो ये सिरा लेके आती है और इसको वापस शुद्धिकरण के लिए कहाँ भेजा जाता है? फेफड़ों में। ये कौन लेके जाती है? पल्मोनरी या फुफ्फुसिया धमनी फेफड़ों में लेके जाती है शुद्धिकरण के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, फेफड़ों में जाके यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। और जो शुद्ध है यानी कि जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो 4 स्टेपों में, एक किडनी में होता है, एक फिला में होता है, एक यकृत में भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर हृदय में किसके द्वारा लाते हैं? तो पल्मोनरी या फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा लेके आते हैं। धमनियों का रंग सामान्य कैसा होता है? तो धमनियों का रंग सामान्य गुलाबी होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियों की दीवारों में सिरा की तुलना में कैसी होती है? धमनी की दीवारें सिरा की तुलना में मोटी होती है। धमनी की दीवारें सिरा की तुलना में कैसी होती है? मोटी और सक्रिय होती है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सिरा की दीवारें कैसी होती है? पतली एवं गुहा चौड़ी, यानी कि पतली होती है और गुहा चौड़ी होती है। आगे देखते हैं, सिरा की दीवारों में रुधिर दाब होता है बहुत कम, क्यों होता है? क्योंकि एक तो ये पतली होती है, दूसरा इसमें क्या होती है, इसकी गुहा चौड़ी होती है। गुहा चौड़ी होने के कारण इसमें रुधिर दाब कम होता है। धमनियाँ प्राय शरीर में स्थित होती है गहराई में। धमनियाँ क्या होती है? शरीर में प्राय स्थिर होती है गहराई में। जब भी अगर कोई व्यक्ति अपनी नस काटता है, जैसे मैं हाथ की नस काट लेता हूँ, तो वो अधिकतर कौन सी नस काटता है? वो सिराएं काटता है, ठीक है, क्योंकि धमनियाँ अधिकतर नीचे गहराई में स्थित होती है। सिराएं प्राय शरीर में स्थित होती है अंगों के बाहर, यानी थोड़ा बाहर होती है। जो अपन को लीली लीली कलर की दिखती है हाथों में, इनमें, तो वो होती है सिराएं। आगे देखते हैं, किस रुधिर वाहिनियों में वाल्व या कपाट होते हैं? सिराओं में। आज सिराओं में वाल्व या कपाट क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाल्व या कपाट क्या होते हैं? रुधिर को वापस आने से रोकते हैं, यानी एक बार आगे जाने के बाद वापस पीछे आने से रोकते हैं। क्योंकि इसमें एक तो रुधिर दाब कम होता है, इसलिए इसमें वाल्व या कपाट होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियों में हर समय कुल रुधिर का कितना प्रतिशत भाग भरा रहता है? 15% भाग भरा रहता है। आगे देखते हैं, सिराओं में हर समय कुल रुधिर का कितना प्रतिशत भाग भरा रहता है? 64% लगभग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर को धमनियों में पंप करता है हृदय के इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्पंदन या हार्ट बीट। यानी कि अब मैं समझाता हूँ कि स्पंदन या हार्ट बीट क्या होता है। रुधिर जब हृदय होता है एक बार पिचकता है तो क्या होता है, रुधिर क्या होता है, धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। जब ये वापस फूलता है तो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर वापस कहाँ जाता है? हृदय में आ जाता है सिराओं के द्वारा। तो इस एक क्रिया को क्या कहते हैं? स्पंदन या हार्ट बीट। यानी एक बार पिचकना और एक बार फूलना, इसे क्या कहते हैं? स्पंदन या हार्ट बीट। और ये जो लगातार क्रम चलता रहता है इसे बोलते हैं अपन कार्डियक चक्र। तो ध्यान का, एक बार पिचकना और एक बार फूलने को क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करें। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। चलते हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ये तो एक नॉर्मली क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, हृदय के प्रत्येक स्पंदन के पूर्ण होने में लगा कितना समय होता है? यानी कि हृदय एक बार पिचकना और एक बार फूलना, इस एक क्रिया के होने में कितना समय लगता है? तो ये होता है 0.8 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, हृदय रुधिर को धमनियों में पंप करता है, तो इस हृदय की कौन सी अवस्था कहते हैं? प्रकुचन। यानी हृदय जब पिचकता है इसे क्या कहते हैं? प्रकुचन कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय को सिराओं से ग्रहण करता है, तो इसे हृदय की कौन सी अवस्था कहते हैं? शीतलन यानी फूलना। यानी जब ये फूलता है तो ये क्या करता है? हृदय रुधिर को ग्रहण करता है, तो इसे कहते हैं शीतलन यानी फूलना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हृदय स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले हृदय तक स्पंदन की समाप्ति तक का घटनाक्रम को क्या कहते हैं? एक हृदय स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले हृदय स्पंदन तक की समाप्ति तक का घटनाक्रम को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कार्डियक चक्र। तो इसे क्या कहते हैं? कार्डियक चक्र, ठीक है। यानी एक घटनाक्रम को क्या कहते हैं? कार्डियक चक्र कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धड़कन या हृदय स्पंदन में हृदय कितना रुधिर पंप करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 70 ml। यानी एक बार ये पिचकता है ना तो कितना रुधिर पंप कर देता है? 70 ml रुधिर पंप कर देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय 1 मिनट में कितना रुधिर पंप करता है? तो हृदय 1 मिनट में कितना रुधिर पंप कर देता है? 5 लीटर, लगभग 5 लीटर रुधिर पंप कर देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन आ गए, अब आपको भी मजा आ जाएगा। तो अब आ गए हैं आपके ऑप्शनल क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण की खोज की थी? तो देखते हैं कौन इसका जल्दी आंसर दे पाता है, कमेंट करके जल्दी इसका आंसर दे। विलियम हार्वे, लुईस पास्चर, आइंस्टीन या थॉमसन? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है? तो देखते हैं कौन जल्दी इसका आंसर दे पाता है कमेंट बॉक्स में।
केंचुआ, मगरमच्छ या डायनासोर या कछुआ। तो देखते हैं कौन इसका जल्दी आंसर दे पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केंचुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग को ब्लड बैंक कहते हैं? किस अंग को ब्लड बैंक कहते हैं? अस्थिमज्जा, फिला, हृदय या फेफड़े? तो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फिला को। फिला को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। हाँ, फिला को ब्लड बैंक भी कहते हैं और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फिला में जाके आरबीसी क्या होती है? नष्ट हो जाती है। जो पुरानी वाली आरबीसी है इसमें जाके नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और इसमें क्या होता है? रुधिर का संग्रह भी होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका शायद मेरे अंदाज से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि इसे आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं और ब्लड बैंक क्यों कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फिला या स्प्लीन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर स्कंदन से आप क्या समझते हैं? रक्त का थक्का जमना, रुधिर का पतला होना या हार्ट अटैक या हार्ट बीट? तो स्कंदन का मतलब क्या होता है? थक्का बनना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थक्का बनना। आगे देखते हैं, रुधिर केशिकाएं प्रत्येक कोशिका तक नहीं जा पाती, केवल प्लाज्मा और श्वेत रुधिर कणिकाएं कोशिकाओं की दीवारों में से छनकर उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थान में पहुंचती है। इस छनित द्रव को क्या कहते हैं? तो देखते हैं कौन इसका जल्द आंसर दे पाता है। लसिका, जलीय द्रव, काचाप द्रव या मूत्र? तो इसका आंसर होगा लसिका। ठीक है, लसिका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल आ गई है जो कि आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगी। कुएं में गिरने वाली बाल्टी झुकती है तो पानी भरकर लाती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जो झुकेगा वही आगे बढ़ेगा। यानी कि हमें हमारी समाज में सभी के साथ मिलजुल के और एक विनम्र स्वभाव के साथ झुककर आगे बढ़ना चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि रोब और प्रभाव से हमें आगे बढ़ना है, नहीं, एक झुक के और आराम से विनम्र भाव से आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य पर लगे रहना है। ठीक है, तो यही जीवन का एक गणित है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तकों व अंगों की कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ O2, CO2 व उत्सर्जित पदार्थों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? लसिका, धमनी, सिरा या ग्रंथियां? तो लसिका के माध्यम से। इसका राइट आंसर होगा लसिका। आगे देखते हैं, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है? श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, आहार तंत्र या लसिका तंत्र? तो लसिका तंत्र होता है। तरल तंत्र होता है लसिका तंत्र, कंकाल तंत्र अस्थियों का बना होता है, श्वसन तंत्र जिसमें CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, आहार तंत्र जिसमें भोजन का आदान प्रदान होता है। तो लसिका तंत्र होता है। आगे देखते हैं लसिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो लसिका तंत्र के 4 भाग होते हैं। मैंने लसिका तंत्र से संबंधित एक वीडियो अपलोडेड की है, तो आप एक बार उसको देख लेना ताकि आपको इसे डीपली से अच्छे से समझ आ जाएगा कि लसिका तंत्र होता क्या है। ठीक है, तो इसके 4 भाग हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, लसिका तंत्र के भाग 4। तो ये देखो इसके 4 भाग हो गए, केशिकाएं यानी कैपिलरीज, वाहिनियाँ यानी वेसल्स, गांठें यानी नोड्स, लसिका अंग। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का जो रंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों? लसिका का रंग होता है श्वेत। तो लसिका का रंग कौन सा होता है? श्वेत होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से लसिका को नहीं होता है? हीमोग्लोबिन, WBC, प्लाज्मा या सभी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है? तो इसमें क्या नहीं होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। WBC और प्लाज्मा होती है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल मिलकर इमल्सीकृत वसा बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कॉइल। इसे क्या कहते हैं? कॉइल कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लिंगामेंट क्या होता है। हस्तियों से हस्तियाँ जुड़ी होती हैं उसे लिंगामेंट, हस्ती से पेशियाँ जुड़ी होती हैं उसे कंडरा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक है रेड क्रॉस सोसाइटी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर बैंक में रुधिर को कितने दिनों तक झुका त्यों रखा जा सकता है? ठीक है, तो इसको रख सकते हैं हम 30 डेज यानी 30 दिनों तक झुका त्यों रख सकते हैं। आगे देखते हैं, ब्लड बैंक में रुधिर को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाकर उचित तापमान पर फ्रिज में सीलबंद बोतलों में रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं कौन जल्दी दे पाता है कमेंट बॉक्स में। सोडियम साइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम या सोडियम? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम साइट्रेट। यानी कि ब्लड बैंक में रुधिर को रखने के लिए उसमें सोडियम साइट्रेट मिलाकर उसे उचित तापमान पर फ्रिज में सीलबंद बोतलों में रख देते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिमा कितना रुधिर दान दे सकता है? 200 ml, 300 ml, 400 ml या 600 ml? वैसे तो 200 ml भी दे सकता है, 300 ml भी दे सकता है, 400, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकता है जिससे उसकी बॉडी मेंटेनेंस भी अच्छी रहे और प्रत्येक माह वो रुधिर दे सके? ठीक है,
उससे अगर ज़्यादा रुधिर देता है तो उसकी तबीयत खराब भी हो सकती है। तो मैक्सिमम की बात हो रही है, तो वो दे सकता है 600 ml। मैक्सिमम कितना दे सकता है? 600 ml। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी व्यक्ति के रुधिर को अन्य व्यक्ति के रुधिर में छड़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रक्तादान। तो मैंने बताया था छड़ाने की क्रिया को क्या बोलेंगे? रक्तादान, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और देने की क्रिया को रक्तदान। तो यहाँ क्या हो रहा है? छड़ाया जा रहा है, तो रक्तादान। आगे देखते हैं, रुधिर बैंकों में किसे सुखाकर पाउडर के रूप में रख सकते हैं? तो देखते हैं कौन इसका जल्दी आंसर दे पाता है। रुधिर, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो प्लाज्मा को अपन पाउडर के रूप में सुखाकर भी रख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय एक बार में 70 ml रुधिर पंप करता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन स्ट्रोक आयतन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्ट्रोक आयतन। तो फटाफट अपन क्वेश्चनों को कवर करते हैं। निम्न में से हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? केंचुए, बर्फ मछली, कुत्ते या सभी में? तो इसका राइट आंसर होगा बर्फ मछली। बर्फ मछली में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर स्कंदन किन रुधिर कणिकाओं के बिना संभव नहीं है? यानी कि रुधिर स्कंदन का मतलब होता है जमना, यानी कि रुधिर का जमाव किन रुधिर कणिकाओं के बिना संभव नहीं है? थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट या एरिथ्रोसाइट? तो इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट। यानी थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स के बिना, तो थ्रोम्बो का मतलब होता है प्लेटलेट्स। तो ध्यान रखना, थ्रोम्बोसाइट के बिना संभव नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से रुधिर में होते हैं, क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लाज्मा होते हैं या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी इसमें सभी होते हैं। आरबीसी भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी, प्लाज्मा भी होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फाइब्रिनोजन या ऑल? तो इसका राइट आंसर होगा फाइब्रिनोजन। क्या होती है? फाइब्रिनोजन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रुधिर के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुद्राणु। तो ये जो रुद्राणु होता है उसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में आते हैं फाइब्रिनोजन वगैरह, प्रोटीन वगैरह। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्लाज्मा में होता है, तो रिपीट क्वेश्चन हो गया फाइब्रिनोजन। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे को इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं बायोलॉजी से संबंधित काफ़ी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। बस आप सपोर्ट करें ताकि मैं भी आपको अच्छे से सपोर्ट कर सकूँ। बायोलॉजी में आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, सारे क्वेश्चन आप राइट करके आओगे हर एक एग्जाम में। तो चलते हैं, इसी तरह मैं आपको दमदार सेशन बनाता रहूँगा। आज का ये लाइव टेस्ट 2 हो गया, अब फिर मैं लेके आऊँगा लाइव टेस्ट 3 जिसमें भी अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।